ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स में कल हमने 3 करंट अफेयर पढ़े थे फॉर HDI, MPI एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का डेफिनेशन चेंज किया बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक लास्ट करंट अफेयर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व। ऑलराइट, सो हर 2-3 साल में एक आधा क्वेश्चन कर्व के ऊपर आ रहा है जिसमें देर आर सम कर्व जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे एक कर्व जो हम मोस्टली पढ़ते हैं दैट इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व इनवर्स रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है ग्रोथ में और इनइक्वालिटी में। ठीक है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रहा है तो इक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने कैसा कर्व सा किया था जो इनइक्वालिटी को मेजर करेगा इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, या और एक कॉमन कर्व जो कभी पूछ ली जा सकती है, लैफर कर्व। लैफर कर्व प्रोवाइड्स an inverse U-shaped relationship between increase in the tax rate and increase in the tax revenue. Something like this. Initially जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ा वैसे वैसे सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। एक मोमेंट पे आके लोग दुखी हो गए कि बहुत टैक्स भर दिया, अब हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो उसके बाद चाहे सरकार टैक्स रेट बढ़ा भी रही है फिर भी लोग टैक्स नहीं जमा कर रहे और टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का नहीं बढ़ेगा। दैट विल बी लैफर कर्व। ठीक है, ऐसे ही अगेन एक कुज़नेट्स कर्व होता है। ठीक है, ये सारे अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। ठीक है, इनको लगता था वो आजकल वो एक स्टेटमेंट सी चलती है ना, जमीर दा मरना मौत है। कोई जमीर जमूर का मरना मौत नहीं है जी। ठीक है, माड़े वेले च गधे नूं भी प्यो बनाना पैंदा, कोई चक्कर वाली गल नहीं। ठीक है, नाम दा मरना मौत। ये वो लोग थे जिनको पता था कि भाई हमारा नाम मर गया ना, हम मर गए बस खत्म। अब ये इतिहास के पन्नों में जिंदा है। ठीक है, ये कुज़नेट भैया को मरे हुए 50 साल हो गए, आप अब 50 साल बाद भी इनका नाम पढ़ रहे हो, कहते जिंदगी बढ़िया चल रही है हमारी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, ये भाई नाम जरूरी है। तो इन्होंने अपने अपने नाम पे ये कर्व्स के नाम रखे। तो कुज़नेट भैया कहते दैट जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करता है उन्होंने सेम एक इनवर्स यू शेप कर्व दिया जो कि रिलेशन शो करेगा जीडीपी ग्रोथ के साथ अगेन इनइक्वालिटी का, सॉरी इक्वालिटी का। कि जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करता है पहले धीरे धीरे इक्वालिटी बढ़ती है। इक्वालिटी जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करता है, जीडीपी बढ़ रहा है, इक्वालिटी भी बढ़ती है। लोगों में इनकम और वेल्थ इक्वालिटीज इंक्रीज होते हैं। बट एक मोमेंट पे आके जीडीपी का ग्रोथ जो है वो लिमिटेड टू सम एक्सटेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या किसी एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के पास ही रह जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि वेल्थ कंसंट्रेशन इन सम हैंड्स। ठीक है, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर अगेन चाहे आपकी जीडीपी बढ़ भी रही है फिर इक्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ये कुछ भैया डिपिक्ट करते हैं। तो ऐसे कई बार कर्व्स के हमें काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ही टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे हम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस्टन कर्व। इससे पहले ये लॉरेंस कर्व और लैफर कर्व हम क्लास में पढ़ चुके हैं, कुज़नेट कर्व शायद हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेस्टन कर्व। Phillips curve provide the relationship inverse relationship between unemployment and
inflation. Where inflation decreases, that means unemployment increases. ठीक है, वो फिलिप कर्व है. तो ऐसे कुछ कर्व्स के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं. ठीक है, तो प्रेस्टन कर्व यही एक ज़्यादा सामने आया इस साल 2024 में, काफ़ी इसकी चर्चा हुई. दैट जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ऐसी नेशंस में इनिशियली जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ मोमेंट पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है. और ये जीडीपी पर कैपिटा है. ठीक है, तो ये कर्व का जो शेप होगा ये कुछ इस तरीके का शेप होगा. तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ा, वैसे वैसे कुछ मोमेंट पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है. आफ्टर दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ही एक स्टैगनेंट सा इंक्रीज आ जाता है इस मोमेंट के बाद. ठीक है, तो प्रेस्टन भैया ने ये कर्व प्रोवाइड किया इन द ईयर 1875. ठीक है, जो कि क्या डिपिक्ट करता है कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन लेवल बढ़े, इकोनॉमी थोड़ी प्रॉस्पेरस हुई, ग्रोथ हुई, तो ओवरऑल नेशनल आउटपुट बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा. तो जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज कर रही है, अकेले अकेले पर्सन की इनकम इंक्रीज कर रही है, तो उन्होंने ज़्यादा बढ़िया तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज अडॉप्ट किए, मेडिकल सर्विसेज अडॉप्ट किए, ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स मिले उनको, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुआ. ठीक है, बट एक मोमेंट पे आके चाहे अब जीडीपी जितना मर्जी इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता अनटिल और अनलेस आपकी इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं है. ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम बात करें महाराष्ट्र का या गुजरात का. ठीक है, ये दो स्टेट्स जीडीपी वाइज बहुत आगे हैं. ठीक है, बट मेडिसिनल या हेल्थ केयर सेक्टर में ये दिल्ली से पीछे रह जाते हैं. दिल्ली एज अ यूटी, जब यूटीज़ की बात करते हैं तो दिल्ली का जीडीपी यूटी के मामले में बढ़िया है, बट जब हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली का जीडीपी थोड़ा पीछे रह जाता है. ठीक है, बट क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा है मेडिसिनल या हेल्थ केयर सर्विसेज और ज़्यादा बढ़िया तरीके से अप्रोच किया जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज को, तो दिल्ली में रिजाइड कर रहे पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ मोर दैन महाराष्ट्र एंड गुजरात पीपल. ठीक है, तो वो ये प्रेस्टन कर्व शो कर रही है कि चाहे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ भी रहा है, जब तक आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करोगे, एक मोमेंट तक ही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, देन उसमें स्टैग्नेशन आ जाएगा. क्लियर? ठीक है, सो इसी के साथ हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करंट अफेयर में, हाँ जी, प्रेस्टन भैया कहते कि कुछ मोमेंट तक तो पॉजिटिव रिलेशन है. जीडीपी पर कैपिटा में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, मतलब ऑन एवरेज कोई पर्सन कितने साल जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, तो जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ मोमेंट तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी. बट ये कौन सी कैटेगरी के लिए कहा है? ओनली फॉर डेवलपिंग नेशंस. ठीक है, अच्छा ये चर्चा में क्यों आई ये कर्व? क्योंकि जो हमने एचडीआई का रिपोर्ट पढ़ा कल या एमपीआई का रिपोर्ट पढ़ा कल, उसमें ना ये बहुत ज़्यादा कर्व का नाम आया. इसको बोला जाता है प्रेस्टन प्रिज्म. प्रेस्टन प्रिज्म, ये वाला जो ये किंक वाला पार्ट है ना, जहाँ से ये कर्व मुड़ रही है, जो ये किंक वाला पार्ट है, इसको प्रिज्म बोला गया. कि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस यहाँ अटके हुए हैं, ना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ पा रही है, ना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है. ठीक है, चाहे जीडीपी उनकी बढ़ रही है, कम हो रही है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है,
मतलब चाहे वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कर भी रहे हैं, बट उनके इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं कि वो उनकी इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाए। इंडिया की फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67-68 के अराउंड होवर कर रही है, ठीक है। प्लस एडिशनली हमारे पास ये नहीं देखने को मिला कि सेंसस नहीं हो पा रहा। सेंसस हो देन मे बी देयर वुड बी अ गुड इनफ चांस कि हम डेटा को कोट कर सकें कि कितना चेंजेस आए हैं, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम कोट करते हैं तो जी 15 साल पुराना हो चुका है वो डेटा। यस, ओके, ठीक है जी, ओके। Institutional changes means how institutions are being performing their activities, ठीक है। कि जो मैंने हॉस्पिटल बना दिया वो हॉस्पिटल वर्किंग कैसे कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने लेबोरेटरीज बना दी, वो लेबोरेटरीज वर्किंग कैसे कर रहे हैं, just like hospital काइंड ऑफ, यस, ठीक है। बट और इंस्टीट्यूशन कितना सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ठीक है। ओके, डन, ठीक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स सबसे पहले जो नाम आता है एक अम्ब्रेला स्कीम का, दैट इज गति शक्ति महापरियोजना। गति शक्ति महापरियोजना, ठीक है। महापरियोजना इसे बनाया गया इन 2020, लॉन्च होता है ये 2019 में, ठीक है। महापरियोजना मीन्स अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। तो इसमें एक दो लाइंस लिखिए। टू इंक्रीज द efficiency and effectiveness, to increase the efficiency and effectiveness, where efficiency denotes less of cost and effectiveness denotes less of time. Efficiency and effectiveness, ठीक है। efficiency का मतलब कम से कम कॉस्ट में, और effectiveness मतलब कम से कम टाइम पीरियड में, ठीक है। To increase the efficiency and effectiveness in the logistics sector, government had launched Gati Shakti as an umbrella scheme. Gati Shakti as an umbrella scheme in 2020-21. In 2020-21, either you walk like a king or don't you give a damn who's the king. क्यों भाई? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। Government had launched Gati Shakti as an umbrella scheme in 2020-21, ठीक है। अब क्या है ये अम्ब्रेला स्कीम, के इसको एक टॉप स्कीम बना के पेश किया गया, बाकी के जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट स्कीम थे इसमें सब मर्ज हो गए। इससे पहले हमारे पास कौन कौन से स्कीम्स चल रहे थे लॉजिस्टिक सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए? वी हैव भारतमाला,
जिसमें हमने रोड कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करना था। हाँ जी, सागरमाला, यस वी हैव सागरमाला, जहां पे हमने पोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करना था। देन वी हैव पर्वतमाला, जहां पे हम एयर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑल दी स्कीम्स, ये सारे 2017-2018 में स्कीम्स आ रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही गति शक्ति महापरियोजना को अम्ब्रेला स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया इन 2020-21, तो ये सारे स्कीम्स गति शक्ति महापरियोजना के अंडर सबमर्ज हो गए। तो अब गति शक्ति एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जो सारे लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका एक सेपरेट पोर्टल भी बनाया गया गति शक्ति पोर्टल के नाम से या गति शक्ति प्लेटफॉर्म के नाम से, जहां पे आप रियल टाइम में ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे क्रिएट किया जा रहा है, कौन सी पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, या कौन से एयरपोर्ट का मुरम्मत चल रहा है या वहाँ मेंटेनेंस चल रहा है। राइट नाउ इसमें 7 बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की है, 7 तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की है। इनका नाम लिख लीजिए। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम 7 तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे अंडर दिस गति शक्ति महापरियोजना। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स, सेकंड रेलवेज, क्या लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स, रेलवेज। हमने लिखा है सबसे पहले बच्चे गति शक्ति महापरियोजना। गति शक्ति महापरियोजना लॉन्च होता है 2019 में, अम्ब्रेला स्कीम के रूप में इसको पेश किया जाता है 2020-21 में। ठीक है, देन हमने कहा अम्ब्रेला स्कीम के रूप में जब पेश कर दिया तो अब इसका सारा मोटिव क्या है, इसको लॉजिस्टिक सेक्टर में इंक्रीज करना है एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को, वेयर एफिशिएंसी डिनोट्स लेस ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस डिनोट्स लेस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे हमने एक लॉजिस्टिक पॉलिसी पढ़ा था एमर्जिंग सेक्टर वाले करंट अफेयर्स में, तो हमने कहा था कि जो ओवरऑल लोडिंग अनलोडिंग टाइम, शिपिंग टाइम है, वो रहता है लगभग 42 डेज। ठीक है, जो और ओवरऑल कॉस्ट जो है इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो है लगभग 12 से 14% ऑफ जीडीपी, जिसमें हम लॉजिस्टिक पॉलिसी का टारगेट लेके चलते हैं कि हम जो ओवरऑल उसे ना कैरी फॉरवर्ड टाइम पीरियड के नाम से भी बोल देते हैं, तो हमने वो टाइम पीरियड कम करके 8 डेज पे लेके आना है कि जब प्रोडक्ट चला फार्मर या मैन्युफैक्चरर के गेट से तब कितनी जल्दी प्रोडक्ट लोड हो गया और शिप हो गया, उसको हमने 8 डेज तक लेके आना। ठीक है, या जो ओवरऑल कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट इज 12 to 14%, उसको हम डिक्रीज करके 8% पे लेके आए बाय द ईयर 2030। ठीक है, ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ता डिलीवर हो। ठीक है, और ये आप खुद देख पा रहे हैं कि बाय द ईयर 2021 के पहले हमारे पास सिर्फ एक अमेजोन था जो 1 day 2 day डिलीवरी कर रहा है। नाउ ऑल द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स इन 2 to maximum 3 days। चाहे प्रोडक्ट बैंगलोर से चल के आ रहा है, चाहे प्रोडक्ट बंगाल से चल के आ रहा है, कहीं से भी चल के आ रहा है। राइट, ठीक है, तो यस लॉजिस्टिक सपोर्ट में फायदा हुआ है अंडर दिस प्रोग्राम। तो हम 7 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन।
mass transportation or public transportation, and logistics infrastructure. Logistics infrastructure. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं ये 7 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर. ठीक है, अब इसमें करंट अफेयर क्या है अंडर दिस गति शक्ति प्रोग्राम, इसमें लिखिए गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड a digital government has developed a digital master plan tool by the name BISAG N, BISAG कैपिटल में लिख लीजिएगा, BISAG-N, बिसाग N. इसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस applications and geoinformatics. ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से जीपीएस एनेबल्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट टू अंडर द पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहते जी कि पीडीएस में बहुत सारी लीकेजेस हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे लीकेजेस हैं. ठीक है, कैसे से एक फेयर प्राइस शॉप ऑनर है. ठीक है, मतलब कोई राशन डिपो का मालिक है, ज़्यादा खासी अंग्रेजी में इसको फेयर प्राइस शॉप बोल दिया राशन डिपो को. तो इन भैया ने जब गवर्नमेंट ने इनको सेल किया प्रोडक्ट, ये प्रोसेस कैसे चलता है हमने पढ़ा था कि सर एफसीआई बैठा है जो प्रोक्योर करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रोडक्ट. ठीक है, एट द रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस. तो प्रोक्योरमेंट प्राइस के रेट पे किसी फार्मर से एफसीआई ने वीट या राइस परचेज किया. ठीक है, वो प्रोक्योर किया, उसको प्रोक्योर करने के बाद एफसीआई ने पर्टिकुलर स्टेट्स में वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पकड़ा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. ठीक है, जैसे हम पंजाब की बात करें तो वी हैव मार्कफेड, जिसका फुल फॉर्म है मार्केट फेडरेशन. ठीक, तो मार्कफेड को पकड़ा एफसीआई ने कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है पंजाब में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हैंडल करना कि कैसे प्रोडक्ट तुम एफसीआई से उठाओगे मार्कफेड वाले, और मार्कफेड वाले आगे पूरे पंजाब में जितने भी पीडीएस की राशन डिपोज हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ये माल. तो मार्कफेड एफसीआई का माल आगे सेल करता है फेयर प्राइस शॉप ऑनर्स को. ठीक, फेयर प्राइस शॉप ऑनर को मान लीजिए प्रोडक्ट मिल गया से 10 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑफ वीट. ठीक है, वो कहता है जी मैंने 3 रुपीज़ पर किलोग्राम प्रोसेसिंग खर्चा किया और 13 रुपीज़ पर किलोग्राम मेरा खर्चा आया ऑफ सेलिंग फ्लोर. ठीक है, गवर्नमेंट कहते कि तुमने ये प्रोवाइड करना है अंडर से CM 123 स्कीम, जिसमें राइस विल बी सेल एट ₹1 पर किलोग्राम, सॉरी फ्लोर विल बी सेल एट ₹1 पर किलोग्राम. ठीक, वो कहता भाई मेरा 12 रुपये का नुकसान होएगा. सरकार कहते कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारा ये 12 रुपये तुमको प्रोवाइड कर देंगे, जब तुम नेक्स्ट परचेज करोगे हमसे कोई नया और प्रोडक्ट परचेज करोगे तब तुमसे ये 12 रुपये कम लेंगे हम. ठीक, अब यहाँ पर केस क्या बना सारा
वो भाई को पता लगा कि फ्लोर का मार्केट में रेट है से 30 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, तो कोई पर्सन अपना राशन कार्ड लेके गया राशन परचेज करने के लिए, उसने भाई ने बोल दिया कि जी राशन ही नहीं आया इस महीने, या कम आया था लोग ले गए, हमारे पास गोडाउन खाली है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं पड़ा। तो उसने सरकार से 13 रुपये पे किलो पे फ्लोर परचेज किया, और मार्केट में मार्केट प्राइस है मान लीजिए 30 रुपये। उसने किसी दुकान वाले को पकड़ा, किसी डिपार्टमेंट स्टोर को पकड़ा, उसको बोला कि भाई मैं तेरे को फ्लोर बेचूंगा 25 रुपये किलोग्राम। ठीक है, तेरे को जिस भी थैली में डाल के इसको बेचना है, आशीर्वाद में, भारत में, जहां भी ब्रांड में बेचना है बेच देना। ठीक है, तो ये लीकेजेस चलते रहते हैं। तो अब गवर्नमेंट कहते कि हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्पेस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए प्लस जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, दैट मीन्स हम जीपीएस टेक्नोलॉजी को अनेबल कर सके इन पीडीएस डिलीवरी ट्रक्स, कि कौन सा ट्रक कितना माल लेके पीडीएस का जा रहा है इन मंडीज में या पीडीएस के फेयर प्राइस शॉप्स में। ठीक है, देन इस सारी इंफॉर्मेशन को लिंक किया जाएगा, जिसमें आधार अनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे इन द फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, कि बार बार एक ही बेनिफिशियरी बार बार प्रोडक्ट ना परचेज कर ले। ठीक है, प्लस 24 आवर सर्वेलेंस करेंगे हम हर फेयर प्राइस शॉप ऑनर के गोडाउन का, कि कितना प्रोडक्ट आया, कब आया, और वो कितना प्रोडक्ट उसमें से डिस्बर्स हो रहा है। ठीक है, देन पोर्ट्स पर एक और दिक्कत देखने को मिली कि जी पोर्ट्स पर जो ड्रग कार्टेल्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उन पर भी चेक बना के रखने के लिए हमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जीपीएस एनेबल डेटा का जरूरत होगा। तो हम पोर्ट्स पर भी स्पेस एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हुए सैटेलाइट्स की हेल्प से या ड्रोन्स की हेल्प से सर्वेलेंस रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऐप्स, ये सारा डेटा सेंटर डेवलप करने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया लास्ट ईयर। ठीक, ये गतिशक्ति महापरियोजना के अंडर है। गतिशक्ति एक कंपोजिट अम्ब्रेला स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी संभाल रही है, मोस्पी भी संभाल रही है क्योंकि उसका काम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी संभाल रही है क्योंकि वो फाइनेंस पर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अल्टीमेट, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपवेज, वाटरवेज, तो सारी वो एक कंपोजिट है। 27 के लगभग मिनिस्ट्री संभालती हैं गतिशक्ति को। तो ये मतलब ये आज के टाइम का सबसे मेजर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज कंपोजिट फॉर्म में संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट करंट अफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिस इज फॉर पीएम गति शक्ति। लीड्स रिपोर्ट, लीड्स, LEADS, लीड्स रिपोर्ट, लीड्स, LEADS, लीड्स रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए लीड्स का। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रिपोर्ट। ठीक है, हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पढ़ा था 2023 में। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट तो किया गया, क्या उससे स्टेट्स परफॉर्म भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए लीड्स रिपोर्ट। ठीक है, तो 2024 का लीड्स रिपोर्ट आया, ये बना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लीड्स रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये लीड्स रिपोर्ट किस ग्राउंड्स पे बनाया जाएगा? ये बनाएगा LPI के ग्राउंड्स पर। व्हाट इज LPI? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स।
वर्ल्ड, गुड, जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये लीड्स रिपोर्ट उन ग्राउंड्स पर बनेगा, सेम ग्राउंड्स पर जिन ग्राउंड पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बना है वर्ल्ड बैंक। ये हमने पढ़ लिया था इमर्जिंग सेक्टर में। लीड्स रिपोर्ट में क्या आया है ये लिख लेते हैं। इंडिया रैंक्ड 38, इंडिया रैंक्ड 38 out of 139 countries. India ranked 38 out of 139 countries. ठीक है। According to this report, the main enabler of logistics, the main enabler of logistics was considered as the stock of physical infrastructure, the stock of physical infrastructure a country is having, the stock of physical infrastructure a country is having। एक कंट्री में कितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, दैट मीन्स रोड्स, रेलवेज, पोर्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ठीक है, हेलीपैड्स, एयरपैड्स, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो जितना ज़्यादा बढ़िया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल होगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आपके इकोनॉमी में अनेबलर के रूप में काम करेगा टू गेट दिस अबव द एवरेज रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इंडिया का रैंक था अबाउट 52 इन 2018, जो कि हम बहुत बढ़िया तरीके से 6 साल में ही कम करके बढ़िया तरीके से उसको 38 पर लेके आए। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स का जंप देखने को मिला। ठीक है, सिर्फ एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च करके। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव होती है कि जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में और जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कोई इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, वहाँ डेमोक्रेसी में और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती। ठीक है, ठीक है। नाउ क्या पैरामीटर्स हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रैंक हमें मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम्स, देन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम्स, देन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड ease of arrangement of shipments, ease of arrangement of shipments, then quality of logistic services, quality of logistic services, quality of logistic services, then tracking process of the product, tracking process of the product and effectiveness, या कई बार टाइमलीनेस भी लिखा आ सकता है। इफेक्टिवनेस लास्ट वन, एंड कई बार टाइमलीनेस भी लिखा आ सकता है इस पॉइंट को। ठीक है, तो कितना टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। ठीक है, सो जो इस पूरी रिपोर्ट में जो फर्स्ट रैंक पे स्टेट आया है वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात का लॉजिस्टिक्स बढ़िया।
वो नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, गुजरात इज हैविंग, ठीक है, पोर्ट कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी विद ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पॉइंट आउट कर रही हैं, ठीक है। ये शुगर कोटिंग वाला आंसर था। बाकी ठीक है, गुजरात एक ऑब्वियस पॉइंट है। ऑल राइट, लीड्स रिपोर्ट का है हाँ, एलपीआई कंट्रीज को देख रहा है, लीड्स रिपोर्ट इंडिया में स्टेट्स को देख रहा है, ठीक है। एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक बना रहा है वो तो सेपरेट कंट्रीज को देख रहा है। लीड्स रिपोर्ट इंडिया का है, अभी हमने पढ़ा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये स्टेट वाइज कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। क्या चीज? 38th रैंक ऑफ इंडिया, यस, अकॉर्डिंग टू द एलपीआई। ओके, नेक्स्ट वी हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स। 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स 2023-24 का है ये करंट अफेयर। 2023-24 के बजट में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टैब्लिश करने का प्रावधान आया, ठीक है। 2023-24 में ना बजट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आया था, ठीक है। जैसा मैंने आपको बजट वाली क्लास में ही बताया था कि केपेक्स को बढ़ाकर कर दिया था 10 लाख करोड़, ठीक है, जो कि उसके प्रीवियस ईयर में, ये 2023-24 का, और इससे प्रीवियस ईयर में 2022-23 में केपेक्स था ओनली 7.5 लाख करोड़, ठीक है। दैट मीन्स 33% का इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। वाई? एक सिंपल सा रीजन, अगले साल इलेक्शन थे तो इतना इंप्रेसिव बजट बनाना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड क्योंकि आपके पास ये एक जो डिप चल रहा था या जो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ चल रही थी विच होवर अराउंड 6 to 7%, उस साइकिल से भी निकलना था, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि 2023-24 में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमें 8.2% देखने को मिला, ठीक है। तो एक ये पॉइंट समझ में आ रहा है दैट यस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वर्किंग। अब चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? जैसे हमने पीडीएस वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, कनक खरीदी, लोगों को फ्री में बांट दिया, दैट इज गवर्नमेंट्स कंजम्पशन। एंड इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने गति शक्ति पढ़ा, रोड्स बना दिए, कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, ठीक है, फ्लाईओवर्स बना दिए, दिस इज गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक। नाउ इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंट मिल रहा है जीडीपी को। गवर्नमेंट कहते हैं हमने सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है 10 लाख करोड़ का, दैट मीन्स ऑल दिस 10 लाख करोड़ इज गोइंग टू क्रिएट एसेट्स और टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग पढ़ा हुआ है कि या तो एसेट्स क्रिएट होंगे या लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगे। तो चाहे लाइबिलिटीज पे कर रही है सरकार, चाहे सरकार एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उससे जीडीपी को पुश मिल रहा। बट बस पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्राउड इन करे, जो क्राउड आउट ना करे। इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करे, ठीक है। सरकार ना बोले कि भाई मैं शिप चलाऊंगी खुद की और मैं प्रोडक्ट को डिलीवर करूंगी। सरकार कहते हैं भाई हम पोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करेंगे, प्राइवेट पर्सन शिप बनाना चाहता है, शिपिंग कंपनी खोलना चाहता है, भाई खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने तुमको अच्छे रोड्स बनाकर दे दिए हैं, तुम उसमें अपने कोई डिलीवरी चेन्स ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी है डिलीवरी के नाम से, ठीक है, दिल्ली बेस्ड है वो, तो डिलीवरी उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। उसके प्रॉफिट में फ्रॉम 2021 to 2024 3.5 गुना इंक्रीज आया,
3 साल में 3.5 गुना प्रॉफिट में इंक्रीज, मतलब हर साल वो 100% ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक साल 200, अगले साल 400, उसके अगले साल 800, उसके अगले साल 1600। ठीक, हर बार प्रॉफिट में 100% इंक्रीमेंट, इवन मोर देन 100% इंक्रीमेंट। तो गवर्नमेंट कहते हैं हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया तुमको अच्छी बढ़िया नेशनल हाईवेज बनाकर दिए हैं, तुम्हें पोर्ट कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आउटलैंड वाटर्स एंड इनलैंड वाटर्स बोथ। ठीक है, तुम्हें इनलैंड वाटर्स बेस के लिए भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम तुम्हें नेशनल शिपिंग्स भी अलाउ कर रहे हैं। अभी के लिए हमारे जब भी नेशनल शिपिंग दिमाग में आता था, एक वो जिसे हम मैन हेल्ड बोट बोलते हैं, जिसमें एक मुंबई से बोट चली, वो गोवा जा रही है घूमने फिरने जा रहे हैं लोग उसमें। ठीक है, तो एक मैन हेल्ड बोट आती थी हमारे दिमाग में। बट अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हम स्मॉल शिप्स डेवलप करेंगे, जिसमें एटलीस्ट उन स्टेट्स में जहाँ पे हमारे पास लार्ज रिवर्स अवेलेबल हैं, वी हैव उत्तराखंड, वी हैव यूपी, वी हैव बिहार, वी हैव आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे लार्ज रिवर्स अवेलेबल हैं, तो अगर रोड ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा है, यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट टू वाटरवेज। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन में लिखने को या वे फॉरवर्ड में लिखने को कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जीडीपी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, हाँ जी सर। वो तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट, वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं। क्वांटिटेटिव ईजिंग में हम रूम क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे? से फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो गए, सिंपल। जिसको हम क्या बोल देंगे कि मार्केट में डिफ्लेशनरी प्रेशर जनरेट हो गया। डिफ्लेशन आई नहीं, डिफ्लेशनरी प्रेशर जनरेट हो रहा है कि प्राइसेस कम होते होते इतने कम हो जाएंगे कि शायद डिफ्लेशन आ सकती है। आई नहीं अभी, डिफ्लेशनरी प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया। एग्रीगेट डिमांड कम क्यों है? बिकॉज ऑफ लेस ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम है तो मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं, डिमांड ही नहीं कर रहे। अब गवर्नमेंट को लगा कि हमें मार्केट में पैसा भेजना है, तो गवर्नमेंट के पास दो फंडे आ गए कि या तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में पैसा भेजूं, या मैं फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मार्केट में पैसा भेजूं। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे पैसा भेजेंगे कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, रोड्स बनाती हूँ, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, मजदूर को, मिस्त्री को, सीमेंट कंपनी वालों को, रेता बजरी वालों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, लोगों के हाथ में कैश आएगा। या मैं मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा? अब यहाँ पे आरबीआई दो काम करेगा, या तो नए नोट ही प्रिंट करके मार्केट में भेज दिए, या आरबीआई कहता है ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने वो आपको बताया था कि अभी आरबीआई ने बैंक से फॉरेन एक्सचेंज परचेज किया है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। आरबीआई ने अभी सारे इंडिया के कमर्शियल बैंक्स को बोला कि भाई तुम्हारे पास जितने भी डॉलर पड़े हैं ना, वो मुझे प्रोवाइड कर दो। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, जिसके बदले में मैं तुम्हें रुपीज़ में पेमेंट करूंगा। ठीक है, जिसके बदले में आरबीआई उनको रुपीज़ में पेमेंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए उनका डील हो जाता है से 86 रुपीज़ पर, $1 इजिकल टू 86 रुपीज़। तो किसी बैंक के पास $1000 पड़े हैं, आरबीआई इसको 86,000 प्रोवाइड कर देगा 3 साल के लिए, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, नथिंग। 3 साल बाद आरबीआई कहता है भाई मेरे को मेरा 86,000 वापस दे देना, तुम अपना $1000 वापस ले लेना। ना तुम्हारे रुपये की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारे डॉलर की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो तुम्हारे पास चला जाएगा, कहानी खत्म। कोई ब्याज नहीं, कोई चार्जेस नहीं, नथिंग। इससे क्या होगा? किसी कमर्शियल बैंक में डॉलर पड़ा है, कमर्शियल बैंक वाले उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरे पास डॉलर पड़ा है मेरी जेब में, मेरे किसी काम का नहीं, इंडिया में तो रुपया चलेगा। ठीक है, तो बैंक्स के पास भी कोई डॉलर पड़ा है, वो भी उनके किसी काम का नहीं, अनटिल और अनलेस कोई पर्सन कन्वर्ट करवाने नहीं गया। ठीक है, तो आरबीआई ने ये पैकेज रखा है $1.1 बिलियन का। $1.1 बिलियन
फॉरेक्स परचेज करेगा या अपने पास मंगवाएगा आरबीआई इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक से और मल्टीप्लाई बाय 86 प्रोवाइड कर देगा, मतलब 8600 करोड़ मार्केट में रुपीस ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वो 8600 करोड़ मार्केट में आया, तो ये भी एक फंडा होता है। ठीक है, नाउ दिस इज योर क्वांटिटेटिव ईजिंग कि मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाई गई है। ठीक है, क्या अब इसमें सारे फिनोमिना में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपैक्ट हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, कम हुआ? नहीं हुआ। दिस इज क्वांटिटेटिव ईजिंग कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा दी। नहीं, कैश आया मार्केट में सीधा सीधा, उससे क्या होगा? हाँ, पब्लिक सेक्टर छोटे प्राइवेट सेक्टर नहीं, प्राइवेट का पैसा पब्लिक गया ना, मनी सप्लाई बढ़ गई। बढ़ गई? किसके पास बढ़ी है मनी सप्लाई? मार्केट से बढ़ गई मनी सप्लाई। मार्केट में सबसे पहले ये कैश किसके पास आया? पब्लिक, बैंक्स के पास। बैंक्स ने किसको प्रोवाइड किया? पब्लिक सिटीजन्स को। ठीक है, पब्लिक नहीं वर्ड यूज करना, पब्लिक वर्ड मतलब फॉर सरकार। तो ये पैसा किसके पास आया? सिटीजन्स के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा आया ये, या अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कैसे आया? लोग लोन लेंगे, बैंक्स वाले क्या करेंगे? लैंडिंग करेंगे, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन C+I नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। मनी सप्लाई ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਈ ਨਾ कट जाए। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। क्राउड आउट तो तब होगा ना अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है जहां प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता था पर सरकार आके बैठ गई वहां। ठीक है, कि यहाँ कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी बस स्टैंड वाली, ये चेतन सर को बोले कि भाई तुम नहीं, हम यूपीएससी बढ़ा दें, तो चेतन सर कर कहेंगे ठीक है भाई चक्को बोरिया बिस्तरा किसी और जाके बैठ जाने। क्राउड आउट तो तब होगा कि जब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो पब्लिक सेक्टर ने ग्रैब कर ली। ठीक है, अब इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट अगर कहे या आम जनता या हम यूपीएससी में सोचें कि भैया नए मार्केट में प्रिंट करके पैसा, ये चाहे मार्केट में सीधा सीधा कैश आ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा? जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी। यस सर, लोगों के हाथ में ज़्यादा कैश आ जाएगा, बेफालतू में कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो क्या ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि इन्फ्लेशन बढ़े, या आरबीआई का ये इंटेंशन था कि इन्फ्लेशन बढ़े? यस और नो? नो वाले, यस वाले। हम मार्च से हैं। अरे कोई लेना देना नहीं भाई, रट्टा मरा दो, क्या करा रहे हो तुम? ठीक है। द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। आरबीआई चाहता था, गवर्नमेंट चाहती थी कि इन्फ्लेशन हो। ठीक है, सारी स्टोरी में आप ये भूल गए कि कहानी तो यहां से शुरू हुई थी कि मार्केट में डिफ्लेशनरी प्रेशर था, डिफ्लेशन ना आए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए थोड़ी सी, इसलिए ये सारा पंगा किया गया है। अगर डिफ्लेशन आ गई तो मैंने कोई प्रोडक्ट 100 का बनाया, वो 90 का बिक रहा है, तो प्रोड्यूसर तो वैसे ही लॉस में जाएगा, 10 रुपये का मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। तो 100 का प्रोडक्ट 100 का ही रहे, या चाहे एटलीस्ट 105 का भी बिके, प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा, मेरा प्रोडक्ट 100 वाला 105 का बिक रहा है, मुझे 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, मार्केट को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके सर। मोटिव नहीं, बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वांटिटेटिव ईजिंग में सिंपली हम मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई कम है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको एक कि कैसे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी
इन द मनी इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे करोगे तुम? आरबीआई ने ट्रेजरी बिल वापस खरीद लिए, लोगों का कैश, लोगों का पैसा लोगों को वापस दे दिया, मार्केट में कैश बढ़ गया। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात कर रहे थे। चलो कोई अच्छी बात है, डिस्कशन जरूरी है। इन द ईयर 2023-24 गवर्नमेंट ने कहा 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है ये NIMZ के ग्राउंड्स पर वर्क करते हैं। व्हाट इज NIMZ? हाँ हाँ, ऐसा सा कुछ था। अच्छा, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। M स्टैंड्स फॉर नेशनल। वाह वाह। I stands for industrial manufacturing investment and manufacturing zone. National investment and manufacturing zone. ठीक है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपको याद हो, हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला पार्ट पढ़ा था। सो इन द ईयर 2011 NIMZ प्रेजेंस में आते हैं। 2011 में हमें मिला नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन द ईयर 2011। ठीक है, जो हमें कहता है कि सर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने हैं। क्या एस्टैब्लिश करना है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज हैं जहां पर आसपास बहुत सारी जमीन रॉ है, वहां पे कोई एग्रीकल्चरल या ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में हम इंडस्ट्रीज डेवलप करें। तो एक नेशनल हाईवे के दोनों साइड इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे और वो इंडस्ट्रीज एक ऐसा फॉर्म ले लेंगे कि वो एक कॉरिडोर के रूप में लगेंगे कि कोई पर्सन कार से या बस से ट्रैवल कर रहा है उस नेशनल हाईवे पे, तो वो ये नहीं फील करेगा कि हम रोड पे ट्रांसपोर्ट या मोबिलिटी हम देख पा रहे हैं। वो सोचेगा कि मैं एक कॉरिडोर से निकल रहा हूँ। ठीक है, एक बंद सा एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री से घिरा हुआ, तो वहाँ एक नाम आया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन क्या कहता है कि नेशनल हाईवेज पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, एक जोन, एक एरिया को ये बोल दिया जाएगा कि NIMZ है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देंगे, सस्ती ज़मीन, सस्ती लेबर, सस्ते रॉ मटेरियल या लेस टैक्स और नो टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। एक ऐसा जोन क्रिएट कर दिया। अब इन्हीं ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट कहते हैं हम नए 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो कि करंट अफेयर है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, तो इसमें एक दो चार लाइंस लिख लीजिए। announced in budget 2023-24, announced in budget 2023-24, announced in budget 2023-24, but implemented in budget 24-5, but implemented in budget 2024-25. Government proposes to establish 12 new industrial parks, 12 new industrial parks under
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना था, अनाउंस उसको बाद में किया था, अनाउंस 2011 में किया कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मैन्युफैक्चरिंग उसका शुरू हो गया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। ठीक है, वो था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि दिल्ली से मुंबई में जो जो नेशनल हाईवेज आएंगे उन सब में हमने इंडस्ट्री को डेवलप करना है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2007 में इसका बिल्डिंग शुरू हो गया था, 2007 में इसको बनाना शुरू हो गया था, 2011 में इसको नाम दे दिया कि दैट दिस इज़ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था इंडिया का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे वो किस नेचर के होंगे, इनमें कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुड्स इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जाएगा, सर्विस इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाएगा। बट अगर सर्विस इंडस्ट्री में प्रमोट किया जा रहा है से आईटी सर्विसेज को या बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटी बीपीओ बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, हाँ जी, आप में से कितने ऐसे जिसको बीपीओ का मतलब नहीं पता, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, बीपीओ बिजनेस का आपका कोई प्रोसेस है, आपके बिजनेस का कोई प्रोसेस है, आप उसको आउटसोर्स करवा रहे हो, खुद नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हो। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल कि जियो कंपनी है, उसका काम है सिम बेचना, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो काम कर रही है, बट दे आर नॉट रनिंग देयर ऑन कॉल सेंटर्स, वो अपनी कस्टमर एग्जेक्टिव्स हैंडलिंग प्रोसेस किसी और कंपनी को दे रहे हैं, दैट इज बीपीओ। या चेतन सर इज सो बिजी इन लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज टू यू। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो खुद अपने अकाउंट्स मैनेज करें यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने किसी सीए फर्म को पकड़ा कि भाई सीबीएल के अकाउंट्स पे कर दो। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीपीओ, बस क्योंकि इसमें अब अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्बर्स करनी होती है तो इसको केपीओ का नाम दे देते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ। तो अब इसमें पॉइंट क्या है कि अगर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं, हम चाहे उन इंडस्ट्रियल पार्क्स में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या सर्विसेज डिलीवरी करने के लिए हम कंपनीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर वो कंपनीज आईटी या बीपीओ से रिलेटेड हैं इन इंडस्ट्रियल पार्क्स में, तो जितना इस कंपनी का या इस एस्टैब्लिशमेंट का एरिया होगा उसे एनआईएमजेड में ऐड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एनआईएमजेड का एरिया है से 500 स्क्वायर मीटर, एनआईएमजेड का एरिया है 500 स्क्वायर मीटर, इसमें मान लीजिए इतने पोर्शन में से 20 स्क्वायर मीटर में एक आईटी बीपीओ कंपनी एस्टैब्लिश है। ठीक है, देन इस एनआईएमजेड का एरिया कितना काउंट किया जाएगा, 480 स्क्वायर मीटर। आईटी एंड बीपीओ के लिए इसे एनआईएमजेड का नाम नहीं दिया जाएगा, ये रूल है। ठीक है, और काफ़ी बार इसका क्वेश्चन भी आता है, डू आईटी एंड बीपीओ आर कंसीडर्ड अंडर द एरिया या डीमार्केटेड एरिया ऑफ एनआईएमजेड? नो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डीमार्केटेड एरिया, DEMARCATED, डीमार्केटेड एरिया, मार्केट वाला MARKET नहीं, MARCAT। ठीक है, डीमार्केटेड एरिया। ओके, डन। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे वो किन ग्राउंड्स पर डेवलप किए जाएंगे, वो हमने पढ़ लिया एनआईएमजेड। किस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने हैं, तो इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए,
these industrial parks can be developed on the lines of these industrial parks can be developed on the lines of NIMZ. These industrial parks can be developed on the lines of NIMZ, and the types of these industrial parks can be of the nature of, and the types of these industrial parks can be of the nature of 4-5 पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि किस टाइप के नेचर के ये इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. पहला किस नेचर का इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम. ठीक है. सेकंड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. थर्ड, ITSEZ, IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ITSEZ और Z. एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखा और सेकंड क्या लिखा था हमने? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. लास्ट वन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लिखा है तो जोन लिख लो फिर. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स भी हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी हैं. ठीक है. ओके. कौन, हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन? ओके. स्पेशल इकोनॉमिक जोन Special economic zone is where the investment, the foreign investment can come. The market is established there for the tax regulations, national, मतलब allowance system. सर एक्सपोर्ट वास्ते प्रमोट करना इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना एंड इन्वेस्टिंग के लिए करना, एक्सपोर्ट वास्ते जो प्रोडक्ट यस. देन फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, जोन्स में. ओके. देन एसईजी में. ठीक है आपकी बात. ये रिक्वायरमेंट क्या है? ये एसईजी में आप एक्सपोर्ट करेंगे, यस. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, यस. ठीक है. बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक एरिया जो स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है, वहाँ पे गवर्नमेंट, जैसा इन्होंने कहा कि हाँ जी एफडीआई को हमने अट्रैक्ट करना है, एफडीआई को अट्रैक्ट करना है बाय गिविंग इंसेंटिव्स, मेकिंग दिस एरिया एज टैक्स हॉलिडे एरिया. कि इस एरिया में तुम अगर अपनी दुकान एस्टैब्लिश करते हो तो तुम्हें पहले 5 साल के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माफ. ठीक है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, एफडीआई अट्रैक्ट करेंगे बाय गिविंग टैक्स ब्रैकेट्स. ठीक है, बाय गिविंग टैक्स हॉलीडेज. तो एफडीआई आया, उसको बोला कि भाई तुमने सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है. ठीक है. बट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, नहीं सारा एक्सपोर्ट हो पाया, ठीक है, देन तुम्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा. तुम्हें अप्रूवल लेना होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स में तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे एक्सपोर्ट करने के लिए,
बट डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस किया तो तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि यू हैव टू सेल ऑल योर प्रोडक्ट एज एक्सपोर्ट्स, क्लियर। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक कंपनी को जब गवर्नमेंट बोल दे कि भाई तूने अपना सारा बनाया हुआ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, दैट विल बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। कि से एक एरिया है जहां पे बहुत लार्ज एरिया में आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हम गए चंडीगढ़ का आईटी पार्क, चंडीगढ़ के आईटी पार्क में बहुत सारे वेयर हाउसेज बन गए, बहुत सारे आईटी कंपनीज एस्टैब्लिश हो गए, मॉल बन गया एंड ऑल, तो बहुत एक लिमिटेड सा स्पेस वहाँ जनरेटेड अब बचा है जहाँ पे आप एक या दो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री को ही अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आओ हम आपको EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का टैग दे देंगे, हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे एंड इन कंपनसेशन आप हमें सारा अपना प्रोडक्ट एज एक्सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ITSCZ, यहाँ पे IT बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाएंगे। इसीलिए जो हमने पहले कहा कि जो नॉर्मल NIMZ होगा वहाँ पे IT वालों की फिर स्पेस को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि IT वालों के लिए स्पेसिफिक ITSCZ बनाए हुए हैं। जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी पढ़ा हमने, गिफ्ट सिटी इज अ काइंड ऑफ ITSCZ, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही काम कर रहा है, वो IT को हेल्प ले रहा है साथ साथ में, क्लियर, ठीक है जी। तो कैसे गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बाय लॉजिस्टिक सपोर्ट, बाय पोर्ट कनेक्टिविटी, बाय रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एंड नाउ इंडस्ट्रीज, ठीक है। यस, हाँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जोन में नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में नहीं, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट्स प्रायर अप्रूवल। हाँ वही तो बोला मैंने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, इनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये बोला जाएगा कि ट्राई करो यार, ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में आए हो तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, यस। तो उनको बोला ये गया है कि तुम्हें इस ये टैग, ये स्टेटस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का तभी मिलेगा जब तुम सारा एक्सपोर्ट करो, ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्सेस एग्जम्पशंस मिलेंगे, वही हमने बोला टैक्स हॉलीडे, उसको टैक्स हॉलीडे मिले बोला जाएगा कि 5 साल के लिए टैक्स से छुट्टी, ओके। ऑल राइट, थैंक यू।